वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो छात्र छात्राएं बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, टेंशन बिल्कुल भी अब नहीं लेना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करने का प्रयास करवाया जा रहा है। आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे उनके उत्तर को लिखना है, सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ मैं लगातार देता रहता हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट लिए हो, कोई भी सब्जेक्ट आप का है, किसी भी विश्वविद्यालय से है, सभी विश्वविद्यालय के सिलेबस को और सभी यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर को शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से हल करवाया जाता है। और मॉडल पेपर ये मैं अपने हाथों से खुद लिखता हूँ और आपके ऐसे प्रश्नों को रखता हूं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ना होता है किसमें? बीए थर्ड सेमेस्टर में, जब आप इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट लिए होते हैं। इसका महासंग्राम वीडियो ऑलरेडी आपके समक्ष मिल चुका होगा, आपने देखा होगा। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसका न्यू मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। 25-26 की परीक्षाओं में भी यही प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, चले पहला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार क्या हैं? बताएं। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार क्या हैं? फटाफट से आप बताएंगे। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो 1825 में जन्म होता है, 1917 में इनकी मृत्यु होती है। भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं ये। समाज सुधारक भी हैं जबरदस्त दादा भाई नौरोजी। राजनीतिज्ञ भी थे ये, बड़े जबरदस्त। इनका जन्म हुआ था कब? 4 सितंबर को 1825 में। कहाँ पर? बम्बई में हुआ था। एक संपन्न पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ये धर्म के पारसी थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं। बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक्स इनको आती थी दादा भाई नौरोजी को। आपको बता दूं, इनके आर्थिक विचारों में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन्हीं में इनके आर्थिक विचारों की बात करी गई, जिसमें खास करके आप देखते हैं। अच्छा, इनके सभी ग्रंथों में भारत में निर्धनता और गैर ब्रिटिश शासन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। और जिस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारे आर्थिक विचारों का समावेश किया, पुस्तक का नाम क्या है? भारत में निर्धनता और गैर ब्रिटिश शासन। इस पुस्तक में इन्होंने इतने आर्थिक विचार दे दिए कि अगर केवल इनकी एक ही पुस्तक पढ़ें तो इनके आर्थिक विचारों को हम समझ पाएंगे। इनके भारत में निर्धनता और गैर ब्रिटिश शासन नामक पुस्तक या ग्रंथ में पहली बात तो निर्धनता पर खूब जम करके बात हुई है। दूसरी बात, विदेशी गमन यानी कि जो लोग विदेशों को जाते हैं उस पर चर्चा हुई है। निष्कासन सिद्धांत जिसको बोलते हैं, विदेशी गमन को ही निष्कासन सिद्धांत कहते हैं कि भारत के कितने लोग विदेश में जाते हैं। तो ये होता है आर्थिक विचार जो कि दादा भाई नौरोजी के हैं। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय आय पर इन्होंने खूब चर्चा करी, अपने मत व्यक्त किए हैं। चौथी बात, ब्रिटिश शासन की आलोचना खूब जम करके करी है दादा भाई नौरोजी ने। तो ये है दादा भाई नौरोजी, जिनके ये आर्थिक विचार हैं। उनकी पुस्तक है आर्थिक विचारों से रिलेटेड, भारत में निर्धनता और गैर ब्रिटिश शासन। क्लियर? आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत क्या है? गांधी जी की बात की है तो उनका जो आर्थिक विचार है उनकी कई पुस्तकों में आपको मिलेगा, जैसे कि उनकी एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसके अलावा यंग इंडिया हरिजन एक पुस्तक है इनकी, और तमाम प्रकार के लेख इनके प्रकाशित होते रहे। उसमें आपको अलग अलग यहाँ इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे इनके आर्थिक विचार। गांधी जी के विचारों का स्पष्ट विवरण जो मिलता है डॉक्टर कुमारप्पा की पुस्तकों से प्राप्त होता है। जैसे कुमारप्पा ने पुस्तकें लिखी, जैसे गांधीयन इकोनॉमिक थॉट लिखा, द गांधीयन वे ऑफ लाइफ लिखा पुस्तक कुमारप्पा ने। इसके अलावा उन्होंने लिखा था गांधीयन इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस लिखा। द गांधीयन इकोनॉमी ऑफ परमानेंस ये पुस्तक है किसकी? कुमारप्पा की, गांधी से रिलेटेड है। तो गांधी जी को अर्थशास्त्र, मतलब गांधी जी अर्थशास्त्र को एक अंग के रूप में मानते थे जीवन का, और उनके आर्थिक विचार उनके सामान्य जीवन दर्शन से ही रिलेटेड हैं और सामान्य जीवन का अंग हुआ करते थे।
गांधी जी के आर्थिक विचार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित थे। पहला जो सिद्धांत था उनका था वो सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था सरलता और चौथा था श्रम की महानता। तो ये 4 सिद्धांत है गांधी जी के जो बड़े फेमस हैं, सत्य, अहिंसा, सरलता और श्रम की महानता। ठीक है, तो ये गांधी जी के सिद्धांत है। अब प्रश्न जो आपसे पूछा गया था सर्वोदय सिद्धांत को लेकर के, कि गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत क्या है। सर्वोदय मतलब क्या होता है, सभी का उदय हो, सर्व उदय, सभी आगे बढ़े। ठीक है, तो सर्वोदय की प्रेरणा गांधी जी को रास्किन की अंटो द लास्ट नामक पुस्तक से प्राप्त हुई थी। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय होना, सबका उत्कर्ष होना, सबका विकास होना। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में अगर बताएं तो सर्वोदय का अर्थ प्रत्येक प्राणी मात्र की उन्नति होना है, सभी लोग आगे बढ़े। ठीक है, गांधी जी ने 3 सिद्धांतों को सर्वोदय का आधार बनाया था। पहला सिद्धांत जो सर्वोदय का गांधी जी के है वो है व्यक्ति का श्रेय समष्टि के प्रति में नहीं, मतलब समष्टि के मतलब उसमें उन्नति में उन्नति, और समष्टि, समष्टि माने होता है कि सभी की उन्नति जिसमें होगी उसमें आपकी भी उन्नति होगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक को अपनी जीविका चलाने का समान अधिकार होता है। तीसरी बात, किसान, कारीगर, मजदूर का जीवन सच्चा होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है। ठीक है, तो ये बात भी गांधी जी ने अपने सर्वोदय में कही, तो सभी का उदय होना चाहिए। ठीक है, सर्वोदय केवल भौतिक उन्नति से ही संतुष्ट नहीं करता है, बल्कि मानव की आध्यात्मिक और उन्नति, मतलब आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति को भी बात करता है, उसको भी ऊंचा ऊंचा उठाना चाहता है। चाहे आध्यात्मिक स्तर की बात करें, चाहे नैतिक स्तर की बात करें, हर एक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास गांधी का सर्वोदय करता है। और इनकी योजना थी गांधी जी की कि मेहनत इंसाफ की और फल समाज का। सर्वोदय कहता है कि तुम दूसरों को जिलाने के लिए जियो, जब दूसरे सुखी रहेंगे आप ऑटोमेटिक सुखी हो जाएंगे। ये बात गांधी जी का कहना था। तो ये एक प्रकार से सर्वोदय का सिद्धांत कहता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौटिल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य नाम है कौटिल्य का। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है। 400 मतलब कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बच्चा, उसको उठाते हैं, उसको एक राजा बनाते हैं, नंद वंश जो है समाप्त कर देते हैं। चाणक्य इतने बुद्धिमान थे, और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की कल्पना करता है। सेल्यूकस निकेटर जो कि उसका क्या बोलते हैं, सिकंदर का सेनापति होता है, उसको चंद्रगुप्त की सेना हराती है। किसके नेतृत्व में? चाणक्य के नेतृत्व में। जो 4वीं BC के ये थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और संभवतः प्रथम ऐसे विचारक हैं कौटिल्य जिन्होंने आर्थिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। लेकिन अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इनकी, ये केवल और केवल अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। राजनीति की पुस्तक है वो, उसमें आर्थिक चीज़ों के बारे में, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम प्रकार की चीज़ों पर टिप्पणियां करी गई हैं। तो कौटिल्य का जो प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वो चाणक्य के अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और कौटिल्य के आर्थिक विचारों का आधार, उसमें कई चीज़ों को आधार बना करके अपने आर्थिक विचार देते हैं चाणक्य जी। जैसे कि उन्होंने राज्य पर अपने विचार दिए, ठीक है, भौतिक धन का उद्देश्य और प्रकृति पर अपने विचार दिए, कृषि और पशुपालन पर अपने विचार दिए, व्यापार पर अपने विचार दिए, राजस्व पर यानी टैक्स कैसे लेना है इस पर भी विचार दिया, कीमतों का नियमन कैसे करना, कीमत कितना किसकी होनी चाहिए, किस समय कितनी कीमत होनी चाहिए, इसको भी बताया उन्होंने। इसके अलावा जनसंख्या कितनी होनी चाहिए उसको भी उस पर भी चर्चा करी, सामाजिक कल्याण और श्रम पर भी बात करी। तो ये है कौटिल्य जी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेके मेहता के बाजार संबंधी विचार को बताइए। जेके मेहता के बाजार संबंधी विचार क्या है? तो बाजार संबंधी विचारों की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर जेके मेहता की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है उन्नत अर्थशास्त्र के सिद्धांत। उन्नत अर्थशास्त्र का सिद्धांत एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, किसका है? प्रोफेसर जेके मेहता का है। उन्होंने बाजार शब्द की परिभाषा उस पुस्तक में दी और कहा कि बाजार एक स्थिति का परिचायक होता है। किसका परिचायक होता है? एक सिचुएशन का परिचायक होता है बाजार, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक वस्तु की मांग ऐसे स्थान पर होती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो बाजार कौन सा स्थान होता है?
वो एक स्थिति का परिचायक है जिसमें एक वस्तु की जो मांग होती है उसको ऐसे स्थान पर की जाती है या ऐसे स्थान पर होती है उसकी मांग जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वो बाजार होता है। प्रोफेसर मेहता की इस परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो एक जो खरीदार होता है और एक जो बेचने वाला होता है उसी वो बाजार का निर्माण करते हैं। मतलब बाजार के निर्माण के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों पर्याप्त होते हैं अगर प्रोफेसर मेहता की परिभाषा को समझे तो। यदि उनके क्रय विक्रय करने की सामर्थ्य हो उनमें तो वो बाजार होता है। मेहता के अनुसार बाजार शब्द को परिभाषित करते समय इसके साथ क्षेत्र और प्रतिस्पर्धा यानी कि रीजन एंड जो कंपटीशन इन दोनों विशेषणों को जोड़ना आवश्यक नहीं है, ये प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं। मेहता की बाजार की इस परिभाषा में एक कमी यह है कि ये केवल वस्तुओं के क्रेता और विक्रेताओं की बात करते हैं, सेवाओं के क्रेता और विक्रेता की बात नहीं करते हैं। केवल वस्तुओं की खरीदारी और बिक्री की बात करते हैं, सेवाओं की खरीदारी और बिक्री की बात नहीं करते हैं। और आप देखते हैं मूलतः बाजारों में सेवाएं और वस्तुएं दोनों आपको मिलती हैं। तो ये प्रोफेसर मेहता के बाजार संबंधी विचार थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 5वां नंबर, आरसी दत्ता के आर्थिक विचारों को बताइए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप देखेंगे आरसी दत्ता के आर्थिक विचार क्या क्या है। आरसी दत्ता के आर्थिक विचारों की अगर बात की जाए तो आरसी दत्ता ने भारत के उद्योग धंधों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत के उद्योगों तथा शिल्पकारों के द्वारा निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में विख्यात हुआ करती थी। इससे हमारे उद्योगों के द्वारा निर्मित जो माल था उसके निर्यात में पर्याप्त आय प्राप्त होती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से देश के उद्योग धंधों का पतन शुरू हो गया। ब्रिटिश शासन की नीति के कारण क्या हुआ कि भारत में जो बनाए गए माल हुआ करते थे वो माल जो है निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल का निर्यातक देश बन गया भारत। यानी भारत जहां अभी तक जो है पक्के माल बेचता था, पक्के मतलब की वस्तुओं को बना करके बेचता था, हाथ से बनाई हुई वस्तुएं भारत की बड़ी फेमस हुआ करती थी, विदेशों में बिकती थी अच्छे दामों पर। अब वो भारत अंग्रेजों के आ जाने से कैसा हो गया कि अब ये मात्र केवल कच्चे मालों को बेचने के कगार पर पहुंच गया। ये वस्तुओं को बना ही नहीं पाए, चूंकि मशीनें ला दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मशीनों से अब माल बनने लगे। तो जो काम हाथ अभी तक कर रहे थे भारत के वो काम मशीनें करने लगती हैं और मशीनें उससे अच्छा काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा माल तैयार करती हैं और उसमें कम खर्चा लगता है। तो इस कच्चे माल का उपयोग ब्रिटिश के उद्योगों में निहित हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उद्योगों का द्वार जो है तैयार करके सामने ला दी और भारत को बेच करके लाभ कमाया करती थी। भारत का सूती वस्त्र उद्योग विश्वविख्यात हुआ करता था पहले, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से वो भी भ्रष्ट हो गया। तो इस तरीके से उद्योग का ब्रिटिश नीति के कारण से पूरी तरह से पतन हो गया भारतीय उद्योगों का। तो यही आरसी दत्ता के आर्थिक विचार हैं कि वो कहते हैं, वो तुलना करते हैं ब्रिटिश से पहले भारत की और ब्रिटिश कालीन भारत की, दोनों की तुलना करते हैं और दोनों के जो आर्थिक तंत्र है उसमें बताते हैं कि एक समय जो भारत पूरे संसार में विश्वविख्यात था, पूरे संसार में अपने यहाँ से बनी वस्तुओं को बेचता था, अच्छे दामों पर बेचता था, आज वही भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने से किस तरीके से केवल कच्चे माल का निर्यातक देश बन करके रह गया है और पक्के माल यानी कि जो बनी हुई वस्तुएं यहाँ की होती हैं अब कोई बनाना भी नहीं चाह रहा है और ना ही एक प्रकार से, चूंकि वो सस्ते दामों पर मशीनों से बना लेते हैं तो हमारे दाम को मतलब कि हमारे वस्तुओं को कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से ये विचार उन्होंने दिए हैं आरसी दत्ता ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर प्रश्न है, आर्थिक विचारों में अमर्त्य सेन के योगदान का वर्णन कीजिए। अमर्त्य सेन के बारे में अगर बात की जाए, बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों की अगर बात की जाए तो अमर्त्य सेन एक मानव कल्याणवादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर पर ध्यान देते हैं, मानव कल्याण पर फोकस करते हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र को मानवीय चेहरा प्रदान करने का प्रयास किया अमर्त्य सेन जी ने। संक्षेप में अगर कहें तो अमर्त्य सेन का कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहली चीज ये है कि सामाजिक विकास व आर्थिक विकास में संबंध बताते हैं अमर्त्य सेन जी। दूसरी बात, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं अमर्त्य सेन जी। तीसरी बात, अकाल और निर्धनता की बात करते हैं अमर्त्य सेन। चौथी बात, सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण की बात करते हैं अमर्त्य सेन जी। इसके अलावा विषमता पर पुनर्विचार करने की बात करते हैं। इसके अलावा सेन निर्देशांक की बात करते हैं। तो ये आर्थिक विचारों के बारे में अमर्त्य सेन का योगदान है आर्थिक विचारों में। क्लियर।
ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, माल्थस के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। माल्थस की अगर बात की है तो माल्थस जो है उनका जनसंख्यात्मक सिद्धांत बड़ा फेमस रहा है। जनसंख्या को लेकर के उन्होंने बड़े विचार दिए हैं और जनसंख्यात्मक कारक कहीं ना कहीं पे आर्थिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये माल्थस भी कहते हैं। माल्थस ने अपनी पुस्तक में जनसंख्या संबंधी विचार दिए तथा इसके अतिरिक्त अन्य बातें, मतलब अन्य अनेक बातों पर भी अपने मत प्रकट किए हैं माल्थस ने, परंतु ये सभी विचार या तत्र बिखरे हुए हैं इनकी पुस्तकों में, और इन बिखरे हुए विचारों को एकत्र करके हम माल्थस के अनेक आर्थिक मामलों पर विचार जो है मालूम कर सकते हैं। माल्थस के आर्थिक विचारों को कई वर्गों में हम रख सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या का सिद्धांत पहला इनका दिया, उन्होंने जनसंख्या के बारे में बताया कि जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और जो उत्पादन के साधन है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। मतलब कि गुणोत्तर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज एक चीज कोई सामान बना, जनसंख्या आज 1 है, कल 2 हो जाएगी, परसों 4 हो जाएगी, फिर अगले दिन 8 हो जाएगी, अगले दिन 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, फिर 64 हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगी। उत्पादन के साधन आज 1 बढ़ रहे हैं, कल 2 बढ़ेंगे, परसों 3 बढ़ेंगे, चौथे रोज 4, पांचवें रोज 5, छठे रोज 6, इस तरीके से बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, उत्पादन के साधन कम होंगे यानी सीमित हो जाएंगे, और जो जनसंख्या है वो असीमित तरीके से बढ़ती रहेगी, और जनसंख्या की जो इच्छाएं हैं वो अभी असीमित हैं, इच्छाएं अनंत हैं, तो उन्हीं अनंत इच्छाओं की पूर्ति जो है उसके लिए मनुष्य दौड़ेगा, और चूंकि इन्हीं सीमित साधनों का प्रयोग करके मनुष्य की अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा, और यही अर्थशास्त्र भी होता है। तो ये माल्थस ने कहा जनसंख्या सिद्धांत में। दूसरी बात, मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया। तीसरी बात, वितरण का सिद्धांत दिया। अच्छा, वितरण के सिद्धांत में इन्होंने 3 सिद्धांत दिया, एक तो लगान का सिद्धांत, एक मजदूरी का सिद्धांत, एक लाभ का सिद्धांत। इसके अलावा अति उत्पादन का सिद्धांत भी इन्हीं का है, जब जनसंख्या बढ़ती तो उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। तो ये माल्थस का सिद्धांत है। माल्थस के मूल सिद्धांत की अगर बात की है तो माल्थस का यह कहना था कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। पूर्ति के पक्ष से उत्पादन लागत वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। किसी वस्तु का मूल्य कम से कम उसके उत्पादन लागत के बराबर अवश्य होना चाहिए। उत्पादन लागत मतलब कि जितना वस्तु को बनाने में खर्चा लगा हो उसका मूल्य कम से कम उतना तो होना चाहिए, और किसी वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर भी नहीं है तो उस वस्तु का उत्पादन कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगर आपका जो है जितना आपने खर्चा लगाया बनाने में, अगर उतना भी आपका जो है पैसा नहीं लौट रहा है, आपने 10 रुपया लगाया किसी वस्तु को बनाने में, तो 10 रुपया भी आपको नहीं मिल रहा, अगर उस चीज़ के लिए 8 रुपया 9 रुपया मिल रहा है उस चीज़ के लिए, तो आप उस वस्तु को क्यों बनाएंगे, आप उसको बनाना ही बंद कर दें। ये माल्थस का सिद्धांत है। माल्थस महोदय कहते हैं कि उसमें माल्थस किसी वस्तु के उत्पादन लागत में 3 तत्व सम्मिलित करते हैं माल्थस। पहली बात तो श्रमिक की मजदूरी जो है उसको देना होता है, पूंजीपति का लाभ और भूमि का लगान, ये सब भूमि का टैक्स, पूंजीपति को क्या लाभ होता है वो, और इसके अंदर श्रमिक की मजदूरी, इन तीनों को समाहित कर ले तब जो जोड़ेंगे, और उससे उसके आसपास अगर बिक रहा है माल तो ठीक बात है, अगर उससे कम बिक रहा तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। माल्थस के विचार में मजदूरी, लाभ तथा लगान का निर्धारण भी वस्तु की कीमत की भांति होता है, और इस प्रकार निर्धारित होने वाले मूल्य को उन्होंने आवश्यक मूल्य कहा है। तो इस तरीके से ये माल्थस के कुछ आर्थिक विचार हैं जो कि मैंने आपको बताए। 8वां क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पर आ चुका, वाणिज्यवाद के उदय होने के कारणों पर प्रकाश डालिए, कारणों को बताएं। वाणिज्यवाद का उदय क्यों हुआ? वाणिज्यवाद के उदय की अगर बात की जाए तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि यूरोप में राजतंत्र का नए सिरे से सक्रिय हो जाना। जब राजतंत्र नए सिरे से सक्रिय हुआ यूरोप में तो वाणिज्यवाद का उदय हुआ। दूसरी बात, राज्य पर चर्च का नियंत्रण कम होता जाना, ये भी वाणिज्यवाद के उदय का एक कारण रहा। तीसरा ये कि राष्ट्रों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाए जाने पर बल मिला। इसके अलावा जल परिवहन प्रणाली विकसित हो जाने पर यूरोप के उत्साही नाविकों जैसे कोलंबस तथा वास्को डिगामा के द्वारा अमेरिकी महाद्वीप और वास्को डिगामा के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्री राज्यों की खोज करी गई। ये भी एक वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला, व्यापार को बढ़ावा मिला। पांचवी बात ये कि धार्मिक क्रांति हुई, और धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, जो है व्यापार को बढ़ावा मिला, वाणिज्य को बढ़ावा मिला। इसके अलावा मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ, इसके परिणाम स्वरूप और ज़्यादा व्यापार में बढ़ोतरी हुई, वाणिज्यवादियों का उद्देश्य जो है लगातार बढ़ने लगा। इसके अलावा औद्योगिक विनियोग पर अधिक बल दिया जाने लगा, इससे भी जो है व्यापार में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और इस तरीके से वाणिज्यवाद का उदय हुआ। क्लियर? तो ये कई कारण हैं इसके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है, प्रकृतिवादियों का प्रमुख योगदान बताइए। प्रकृतिवादियों का प्रमुख योगदान क्या है? प्रकृतिवादियों की अगर बात की है तो पहला योगदान ये है कि प्रकृतिवादी व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक हुआ करते हैं।
वास्तव में व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ही देश में समृद्धि ला सकती है, ऐसा मानते हैं प्रकृतिवादी। दूसरी बात, प्रकृतिवादियों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसके, व्यापार के। तो व्यापार की अपेक्षा कृषि को ज़्यादा महत्व दिया किसने, प्रकृतिवादियों ने। लेकिन वणिकवादियों ने क्या किया, कृषि को महत्व नहीं दिया, व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है। तीसरी बात यह कि प्रमुख योगदान ये रहा प्रकृतिवादियों का कि प्रकृतिवादियों को ही अर्थविज्ञान की नींव डालने वाला माना जाता है शुरुआत में, क्योंकि कृषि को उन्होंने मॉडल बनाया और उसके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र, ठीक है, शुरुआत वहीं से मान सकते हैं आप। चौथी बात, प्रकृतिवादियों ने ही उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरीके से प्रकृतिवादी जो हैं इन्होंने योगदान दिया अर्थशास्त्र में, आर्थिक विचारों में। अगला प्रश्न आप 10वां देखेंगे, जेएम कीन्स पर टिप्पणी करें। जेएम कीन्स कौन है? जेएम कीन्स को शायद अगर आप ना जानते हो तो जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था 5 जून को, 1883 में इनका जन्म होता है 5 जून को। कहाँ पर हुआ था? हार्बे रोड है कैम्ब्रिज, वहीं पर हुआ था इनका जन्म, कैम्ब्रिज में। इनके पिताजी का नाम था जॉन नेविले कीन्स। स्वयं वो एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, तर्कशास्त्री थे बड़े अच्छे इनके पिताजी। जॉन नेविले कीन्स जो थे वो अर्थशास्त्री और तर्कशास्त्री थे। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कुल सचिव भी रहे। और कीन्स ने 1902 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1905 ईस्वी में कीन्स ने स्नातक की उपाधि वहीं से प्राप्त करी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। और कीन्स के कई सिद्धांत हमारे समक्ष आज मौजूद हैं जो कि अर्थशास्त्र को एक नई दिशा और आगे बढ़ा रहे हैं। पहला सिद्धांत इनका है जेएम कीन्स का, वो है प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इनका है उपयोग की प्रवृत्ति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है गुणक का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है पूंजी की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है ब्याज की तरलता पसंदगी का सिद्धांत। छठा सिद्धांत है बचत और विनियोग का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत है इनका व्यापार चक्र का सिद्धांत। तो ये जेएम कीन्स की कुछ सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जेएम कीन्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी और उन्हें बहुत सारे सिद्धांत दिया। जेएम कीन्स जो हैं अर्थशास्त्र को एक नई दिशा, नई गति और नया लय प्राप्त करवाते हैं। तो वो है जेएम कीन्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, केवल आपको 4 या 5 प्रश्न यहाँ से करने हैं खंडवा से। 150 या 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। क्लियर? अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो लगभग आप 2 पेज में भी अगर इस प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, अगर आपको 2 पेज में लिखना है, अगर आपकी परीक्षा 2 घंटे की होती तो इस पेपर को आप मतलब कि 2 पेज में लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर 3 घंटे की परीक्षा है तो आपको जो है 200 शब्दों में लिखना होगा, मतलब कि 200 शब्दों में मतलब कि 3 पेज लगभग आप लिख दीजिएगा। ठीक है, समझे? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वाणिज्यवाद यानी व्यापारवाद को जो बढ़ावा देता है वो, उद्योगों को जो बढ़ावा देता है वो वाणिज्यवाद कहलाता है। प्रकृतिवाद कृषि को बढ़ावा देता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है यही बताएं। तो पहला अंतर तो आपका यही हो गया। क्या अंतर? एक तो भाई व्यापार को बढ़ावा देता है और एक कृषि को बढ़ावा देता है। क्लियर? तो पहला अंतर क्या होता है परिभाषा को लेकर के, जो कि वाणिज्यवाद की परिभाषा की बात की जाए तो शुद्ध उत्पादन एक अतिरेक है जो नवीन धन में से उसको उत्पादित करने में व्यय किए धन को घटाने से कृषि व्यवसाय में प्राप्त होती है, प्रकृतिवादी मानते हैं। जबकि रिकार्डो की बात करें तो रिकार्डो जो है, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है। तो वाणिज्यवाद की अगर बात की जाए तो प्रकृतिवाद, दोनों में बहुत अंतर है। प्रकृतिवाद का जन्म जो है वाणिज्यवाद के बाद में हुआ। वाणिज्यवाद जो है प्रकृतिवाद के विरोध में आया। वाणिज्यवाद का महत्व 18वीं शताब्दी तक समाप्त हो चुका था और टॉमस मन के अपने देश में वाणिज्यवादी सिद्धांत कुख्यात हो चुके थे। फ्रांस में कृषि के स्थान पर व्यापार और उद्योगों का विकास हो रहा था। इस अन्यायपूर्ण चुनौती के प्रति एक बौद्धिक चुनौती के रूप में प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। जो गुण दोष थे वह मुख्य रूप से वाणिज्यवाद के विरुद्ध इसके प्रतिक्रियागत स्वभाव में आते गए। तो पहला अंतर इसमें आप ये समझेंगे वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद में कि वाणिज्यवादियों ने बहुमूल्य धातुओं सोना चांदी को अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि इनको विश्वास था कि सोना दे करके इनका स्वामी अपनी इच्छित वस्तुएं सहज ही खरीद सकता है। तो सोने चांदी को ज़्यादा महत्व वाणिज्यवादियों ने दिया। प्रकृतिवादियों ने क्या किया? प्रकृतिवादियों ने धातुओं को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने कृषि से प्राप्त विशुद्ध उत्पत्ति पर बल दिया और कहा कि देश का कल्याण विशुद्ध उत्पत्ति के बढ़ने पर यानी कि निर्भर है। सोने चांदी स्वयं में मानव समाज को भूख और प्यास संतुष्ट नहीं कर सकते। सोने चांदी की आवश्यकता आज नहीं, आज अनाज की उत्पत्ति करने की जरूरत है। प्रकृतिवादी अनाज की उत्पत्ति को ध्यान देते हैं और वाणिज्यवादी सोने चांदी के पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
वाणिज्यवादी दूसरा अंतर यह है कि वाणिज्यवादी बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार को विशेष महत्व दिया और इसे यथाशक्ति सुविधाएं प्राप्त करी। इसके अलावा प्रकृतिवादियों की अगर बात करें तो निर्विवादवादियों ने विशुद्ध उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए कृषि पर बल दिया और उनकी दृष्टि में कृषि ही उत्पादक है। विदेशी व्यापार को वे एक आवश्यक बुराई समझते थे और कोई महत्व नहीं देते थे। कौन? प्रकृतिवादी। जबकि वाणिज्यवादियों की बात करें, तीसरा अंतर ये समझें, वाणिज्यवादी जो है वो कच्चे माल का आयात करना ठीक समझते थे, कच्चे माल को खरीदना ठीक समझते थे, और ये जो प्रकृतिवादी हैं ये पक्के माल का आयात करना ठीक मानते थे कि पक्के माल को आप खरीदें। ठीक है, कच्चे माल को, मतलब ये वाणिज्यवादी कच्चे माल को खरीदना पसंद करते हैं, और जो है निर्बाधावादी जो है या प्रकृतिवादी जो हैं ये पक्के माल को आयात करना खरीदना चाहते थे। वाणिज्यवादी प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली के समर्थक थे, जबकि जो प्रकृतिवादी हैं ये स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे। और प्रकृतिवादियों की अगर बात करें तो प्रकृतिवादी सरकार के कार्य सीमित कर देते हैं, और जबकि वाणिज्यवादी सरकार के कार्यों को काफ़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई अंतर हो गए। इसके अलावा वाणिज्यवादी राष्ट्रवादी थे और देश के हितों की अभिवृद्धि के लिए उन्होंने कई सिद्धांत और नीतियां प्रस्तुत करी, और जबकि प्रकृतिवादी विश्ववादी थे, वे राजनीति में श्रेणीवाद को अनुचित मानते थे। तो इस तरीके के ये कई चीज़ें, इसे वाणिज्यवाद जो थे, वाणिज्यवादियों ने भूमि और श्रम को प्रमुख उत्पत्ति का साधन माना था, किंतु इनमें भी अधिक महत्व उन्होंने श्रम को दिया वाणिज्यवादियों ने। पूंजीवादियों ने केवल भूमि को उत्पत्ति साधन के रूप में स्वीकार किया, और उनका कहना था कि पूंजी मतलब भूमि के अलावा अन्य क्षेत्रों में लगा श्रम अनुत्पादक है। तो इस तरीके से ये कुछ अंतर हो गए वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद में, जो मैंने आपको बताएं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, मतलब दूसरा प्रश्न है, एडम स्मिथ के करारोपण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एडम स्मिथ का करारोपण का सिद्धांत क्या है? एडम स्मिथ की बात की जाए तो उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राष्ट्रों का धन। क्या नाम है उसका? राष्ट्रों का धन। ठीक है, राष्ट्रों का धन एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो एडम स्मिथ की पुस्तक है राष्ट्रों का धन। उसका 5वां खंड प्रकाशित हुआ, तो उसी 5वें खंड में एडम स्मिथ ने सार्वजनिक वित्त का विवरण दिया, उसका विवेचन किया, सार्वजनिक वित्त के बारे में बताया। यद्यपि स्मिथ आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक हुआ करता था, और उसने राज्य के 3 कार्य बताए थे। स्मिथ ने कहा, पहला कार्य देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना देश का पहला काम होता है। दूसरा काम आंतरिक शांति और न्याय का प्रबंध करना, और तीसरा काम अन्य सामाजिक लाभ के कार्यों को करना, ये राज्य का काम होता है। 3 काम, और इन कार्यों के लिए राज्य को धन की जरूरत होती है। ये 3 कार्य तभी संपन्न हो पाएंगे जब आपके पास क्या होगा? धन होगा। ये एडम स्मिथ का कहना था। राज्य की आय के 2 स्रोत होते थे, मतलब एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य के आय के 2 स्रोत हैं। एक तो पहला राज्य का कोष, यानी कि जिसमें संचित निधि है, जिसमें राज्य की भूमि और पूंजी जितनी है वो शामिल है। दूसरा कर, यानी टैक्स से जो पैसे मिलते हैं वो। 2 चीज़ों के माध्यम से मतलब कि राज्य को आय मिलता था, और ये आय जो है धन के रूप में मिलता था। तो स्मिथ ने इन दोनों स्रोतों में से केवल कर पर ही अपने विचार प्रकट किए हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि कर प्राप्त करने के लिए 3 स्रोत हैं, 3 जगहों से आप कर ले सकते हैं। पहला लाभ, दूसरा मजदूरी, और तीसरा लगान। कोई किसी मतलब कोई पूंजीपति है, वो लाभ कमा रहा ज़्यादा तो उस पर आप टैक्स लगा दें। कोई मजदूरी कर रहा है खूब ज़्यादा तो उस पर आप मतलब की टैक्स लगा दें, मजदूरी पर। लगान पर टैक्स लगा दें, जैसे भूमि वगैरह पर लगान लगा करके। उनके अनुसार कर केवल लगान पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि भूस्वामियों को बिना जोखिम उठाए ही लगान मिल जाती है। एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। वो करारोपण के 4 सिद्धांत कौन कौन से, वही आपसे पूछा गया है। तो करारोपण के पहला सिद्धांत है कर देने की योग्यता का सिद्धांत। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के कार्य संचालन के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कर देना चाहिए, और क्षमता का आधार उसकी आय होती है, यानी जितना आय हो उसके हिसाब से वो टैक्स दे दे। ठीक है, ये बताया किसने? एडम स्मिथ ने। दूसरी बात उन्होंने कहा करारोपण के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए देना आवश्यक है वह निश्चित होना चाहिए, मतलब निश्चित होना चाहिए, ना कि मनमाना चाहिए कि भाई जितना मन हो उतना दे दे। निश्चित हो कि भाई आपको इतना कर देना चाहिए। ठीक है, करदाता को कर की मात्रा, कर देते समय या कर देने का ढंग, सभी बातों का ज्ञान जो कर दे रहा है उसको पता होना चाहिए। एडम स्मिथ का मत था कि कर में समानता की अपेक्षा निश्चितता अधिक महत्वपूर्ण होती है।
सभी व्यक्तियों को एक जैसा टैक्स नहीं देना चाहिए, उसका एक निश्चित दायरा फिक्स हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग कर देना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है करारोपण का एडम स्मिथ के अनुसार, वो है सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का अर्थ होता है कि उन्होंने कहा एडम स्मिथ ने कि प्रत्येक कर ऐसे समय और ऐसी रीति के द्वारा वसूल किया जाना चाहिए कि करदाता के लिए अधिक से अधिक सुविधापूर्ण हो सके कर को देना, टैक्स को देना। मतलब ऐसी स्थिति में कर लिया जाए जब वो कर देने के योग्य हो। ठीक है, ये तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत ये है कर देने का या करारोपण का, एडम स्मिथ कहते हैं कि मितव्ययिता का सिद्धांत। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि लोगों की जेबों में से सरकारी कोष में जाने वाली रकम के ऊपर कम से कम निकाला जाए। और इस प्रकार स्मिथ ने कर वसूलने में मितव्ययिता बरतने की ओर संकेत दिया कि कम से कम कर लें। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर देंगे, लेकिन जब कर ज़्यादा लगा देंगे तो कर देने से लोग कतराएंगे और काला धन यानी ब्लैक मनी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से एडम स्मिथ ने ये चीज़ें बताई। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कौटिल्य के आर्थिक विचारों में योगदान को स्पष्ट कीजिए। कौटिल्य के आर्थिक विचारों में योगदान, आर्थिक विचारों में कौटिल्य ने क्या योगदान दिए हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कौटिल्य ने बहुत योगदान दिया है अर्थशास्त्र में, आर्थिक विचारों में। पहला योगदान कौटिल्य का यही है कि कौटिल्य ने धर्म पर अर्थ की प्रधानता की धारणा को प्रतिपादित किया। उन्होंने धर्म पर अर्थ की प्रधानता यानी कि पहले धर्म की जहाँ प्रधानता थी वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमी की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता स्वीकार करी। पहली विशेषता, ये पहला योगदान। दूसरा योगदान ये है कौटिल्य का कि अर्थशास्त्र एक विशाल शास्त्र है। अर्थशास्त्र जो रचना है किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है, तो बहुत बड़ी रचना है। वार्ता उसका छोटा सा भाग है और अर्थनीति दंड नीति का एक अंग होता है। ये इन्होंने बताया कि अर्थनीति जो है वो दंड नीति का एक अंग है। तीसरी बात ये कि आर्थिक क्रियाओं और राज्य कार्यों के संचालन को नैतिकता और भावुकता से अलग रखा। चौथी बात, कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को शक्तिशाली बनाने का एक सशक्त साधन हुआ करता था। पांचवा योगदान ये दिया कि कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था में नियोजित उत्पादन की अवधारणा की नींव रखी। इसके अलावा कौटिल्य का दृष्टिकोण व्यवहारिक है, वे सिद्धांत की विवेचना में नहीं पड़ते हैं। वाणिज्यवाद के समान उन्होंने नीति का निर्माण वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा कौटिल्य ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्याख्या की है जिसमें राज्य का अधिक से अधिक योगदान होता है। इसके अलावा कौटिल्य ने एक क्रांतिकारी विचार रखा है। उन्होंने अर्थ को प्रथम पुरुषार्थ कहा है और अन्य को इसके अधीन बताया है। जो कि प्रथम पुरुषार्थ कौन है, वैसे प्रथम पुरुषार्थ की अगर बात की जाए तो धर्म जो होता है प्रथम पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन उन्होंने अर्थ को प्रथम पुरुषार्थ कहा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, जिनमें धर्म इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन कौटिल्य ने अर्थ को इंपॉर्टेंस दिया, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला योगदान ये है कि उनका अर्थशास्त्र कौटिल्य का राज्यों को शक्तिशाली बनाने का एक माध्यम है, एक साधन है। और इस विषय में उनके विचार वाणिज्यवादियों और राष्ट्रवादियों दोनों से मिलते जुलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ कौटिल्य की बात को, तो कौटिल्य, पहली बात तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता था, बल्कि वह नीति शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में और राजनीति शास्त्र में सभी में मिला जुला करके अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी को पढ़ा जाता था। दूसरी बात, जब कौटिल्य थे तब प्राचीन भारत के लोगों की आर्थिक क्रियाओं और विचारों को नैतिक यानी मोरलिटी एंड धार्मिक यानी आध्यात्मिक धार्मिक आदर्शों के द्वारा नियमित किया जाता था। और उस समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की बात करी, मतलब इकोनॉमी की बात करी। तीसरी बात, कल्याणकारी राज्य का विचार भारतीय प्राचीन आर्थिक विचारों का केंद्र हुआ करता था। उस समय कौटिल्य ने इस तरीके से इकोनॉमी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से ये कौटिल्य के योगदान रहे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, गांधी जी के आर्थिक विचारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के आर्थिक विचार क्या क्या रहे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में पूछा जाता रहा यह प्रश्न। गांधी जी के आर्थिक विचारों की अगर बात करें तो गांधी जी के आर्थिक विचारों की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, पिछड़े हुए देशों के लिए महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत जैसे अल्प विकसित देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए गांधी जी ने कई विचार दिए हैं। उन विचारों के बारे में अगर बताऊं तो पहला विचार ये है गांधी जी का कि कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दिया जाए। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि कृषि को और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरी बात गांधी जी ने कही कि आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, मतलब कि जो बड़े उद्योगों की स्थापना से
आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं, सॉरी बड़े घातक होते हैं। लेकिन गांधी जी ने आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल दिया, मतलब कि सभी के हाथों में सत्ता का बंटवारा हो, जिसके अंतर्गत लाखों घरों में उत्पादन किए जाने का सुझाव दिया, जैसे कि हस्तकला पर ध्यान दिया, जो है मतलब सभी लोग हर एक चीज बनाए, सभी लोग उद्योगपति। तीसरी बात, आर्थिक दृष्टि से ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी गांधी जी का आर्थिक विचार है। गांधी जी स्वराज की बात करते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने यह सुझाव दिया गांधी जी ने कि प्रत्येक गांव को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भोजन और वस्त्र की आवश्यकता प्रत्येक गांव अपने आप पूरा करें, ये ज़्यादा बेटर है। चौथी बात, गांधी जी कहते हैं कि मशीनों के प्रयोग को कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मशीनों का प्रयोग होगा तो लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो लोग जो है बेरोजगार व्यक्ति क्या होते हैं, उनका मानसिक तनाव भी हो जाता है, मानसिक तनाव, तमाम प्रकार के जो है रोग और मनोभ्रंश की स्थिति आ जाती। तो मशीनों का प्रयोग कम करें और श्रम का प्रयोग ज़्यादा करें, लोग खुद जा करके हर एक चीज़ों को बनाएं। इससे क्या होगा, जब लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, तो जब लोग काम करेंगे तो क्या होगा, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा तो उससे उनका घर चलेगा। तो इसके लिए हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, अपना काम करे, मशीनों का प्रयोग कम करेंगे और खुद अपने हाथों से लोहे चीज लोग बनाएं, मतलब हाथों का प्रयोग करेंगे लोग हर एक चीज को बनाने में। तो फिर क्या होगा, लोग व्यस्त रहेंगे और लोग जो है निरर्थक नहीं घूमेंगे। ठीक है। इसके अलावा पांचवी बात गांधी जी ने ये कही कि मतलब कि न्यासधारिता का सिद्धांत, न्यासधारिता का मतलब ये होता है कि अल्प विकसित देशों में वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता का तथा शोषण, ये सब विद्यमान रहते हैं। इनको दूर करने के लिए न्याय, मतलब कि न्यासधारिता का सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको गांधी जी ने कहा क्योंकि इसे निजी संपत्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं, परंतु इस सिद्धांत को अहिंसात्मक रीति से व्यवहारिक रूप देना कठिन है। और ये न्यासधारिता का सिद्धांत उन्होंने दिया कि सभी को समान स्थिति में दिया जाए। इसके अलावा सादगी और सरलता की बात गांधी जी कहते हैं। विकासशील देशों के नागरिकों पर प्रदर्शन प्रभाव बहुत होता है। इसके दुष्परिणाम होते हैं कि पूंजी का निर्माण की नीची दर हो जाती है, व्यापार संतुलन का प्रतिकूल होना, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो ये गांधी जी सब बताते हैं। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि ऐच्छिक आधार पर परिवार नियोजन की जाए, परिवार यानी जनसंख्या को सीमित किया जाए। रोटी का श्रम सिद्धांत दिया गांधी जी ने, कहा कि गांधी जी श्रम की गरिमा को महत्व देते हैं। अल्प विकसित देशों से शिक्षित तथा धनी लोग शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गांधी जी ने इस बुराई को दूर करने के लिए रोटी का श्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आलसी वर्ग भी श्रम के महत्व को समझ करके उत्पादन कार्य में अपना सक्रिय योगदान दे सकता है। तो इस तरीके से गांधी वो थे। गांधी जी का एक अगला विचार है सर्वोदय का विचार, जो मैंने आपको समझा दिया था कि सभी का उदय हो, सभी आगे बढ़े, सत्य और अहिंसा की बात करें, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना करके सभी लोग सहकारिता के माध्यम से सभी लोग अपने कार्य को करें, सभी आगे बढ़ें। कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो गांधी जी के आर्थिक विचारों को अपना करके पिछड़े देशों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास किया जा सकता है। परंतु भारत का यह दुर्भाग्य है कि वह पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर के इन सिद्धांतों से दूर हट गया है, और इसीलिए भारत को अनेक समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, खाद्य संकट और तमाम प्रकार के ऊंचे मूल्य और चोर बाजारी, इन सभी का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि भारत पश्चिमी सभ्यता का कॉपी कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, पश्चिम सभ्यता की जो सिचुएशन है, स्थितियां हैं, वो दूसरी हैं, हमारे यहाँ की स्थिति, हमारे यहाँ की सिचुएशन दूसरी है। जैसे पश्चिमी सभ्यता में जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ पर मशीनों से लोग चीज़ बनाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में अगर मशीनें सारा काम कर देंगी हाथों का, तो फिर लोग तो बेरोजगार होंगे ही। तो लोगों को सरकारी नौकरी का फॉर्म निकालना पड़ेगा, तो कितना सरकारी नौकरी में लगवा लोगे भाई, कितना पुलिस और कितना वो रख लोगे आप। एक सीमित दायरा होता है ना, कितने लोगों को एसएससी में भर्ती कर लो, कितने लोगों को आप रेलवे में नौकरी दोगे, जितना आवश्यकता होगी उतनी ना दोगे, तो क्या होगा, बाकी जनसंख्या ज़्यादा तो लोग बेरोजगार घूमेंगे। बेरोजगार से अच्छा ये है कि आप बेरोजगार ना घूमें, इसके लिए क्या है, मशीनों का प्रयोग कम करें, लोग तब ज़्यादा उसमें काम करेंगे और अपने हाथों से लोग, हस्तकला पर बात की जाए तो गांधी जी की जो विचारधारा है वो भारत के लिए थी, लेकिन जो आज मशीनों की बात हो रही है वो विदेशी विचारधारा है ना, वो पश्चिमी सभ्यता है। तो ये चीज़, तो गांधी के ये आर्थिक विचार हैं जो मैंने आपको बताए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पांचवा प्रश्न, अर्थशास्त्र में रिकार्डो के योगदान को स्पष्ट कीजिए। डेविड रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांत की बात करें, रिकार्डो की बात की जाए तो रिकार्डो जो है प्रथम अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने
अपने लिखने के विशिष्ट ढंग से निगमन प्रणाली को जन्म दिया। जो निगमन और आगमन प्रणाली होती है उनमें निगमन प्रणाली जो है वो डेविड रिकार्डो की देन है। रिकार्डो की बात करें तो वितरण की समस्याओं को प्रकाश में लाने का काम करते हैं डेविड रिकार्डो। आर्थिक प्रणाली में उसके महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर हैनी कहते हैं कि रिकार्डो ही प्रथम व्यक्ति था जिसने वितरण संबंधी सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। तो वितरण का जो सिद्धांत है, वितरण माने होता है कहाँ पर कौन सी चीजें पाई जा रही हैं, तो वितरण होता है कैसे किसमें चीजों को बांटना है, वो होता है वितरण का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक रूप उसको किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने दिया। किसने कहा? प्रोफेसर हैनी ने कहा। तीसरा योगदान ये है अर्थशास्त्र में रिकार्डो का। रिकार्डो के लगान सिद्धांत ने दो नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया। पहली विचारधारा ये है डेविड रिकार्डो की लगान सिद्धांत की कि लगान एक अनार्जित आय होता है। समाजवादी चिंतकों ने इसी को आधार बनाते हुए व्यक्तिगत संपत्ति के राष्ट्रीयकरण संबंधी तर्क देने शुरू किए थे। दूसरी बात यह कि भूमि स्वामी तथा समाज के हित परस्पर विरोधी होते हैं। रिकार्डो का यह विचार था कि कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष संबंधी अवधारणा को उत्पन्न किया जाए। चौथी बात यह है कि वस्तु का मूल्य उस पर आए श्रम के बराबर होता है। इससे संबंधित रिकार्डो की धारणा कार्ल मार्क्स को मूल्य के श्रम सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण के लिए आधार बनाती है। पांचवी बात उन्होंने ये कही कि मजदूरी का लौह नियम रिकार्डो के मजदूरी सिद्धांत से विकसित हुआ है। तो जो मजदूरी का लौह नियम है वो रिकार्डो के मजदूरी सिद्धांत से ही विकसित हुआ है। छठी बात ये कि रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब रिकार्डो ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर तर्क दिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, उसके विषय में तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने। इसके अलावा रिकार्डो के लाभ से संबंधित विचार पूंजी की उत्पादकता सिद्धांत और ब्याज के आत्मत्याग सिद्धांत को जन्म देते हैं। इसके अलावा रिकार्डो लाभ को स्पष्ट करता हुआ पूंजीपतियों और अन्य वर्गों के हितों को परस्पर विरोधी बताता है। इसके अलावा माल्थस के द्वारा प्रतिपादित उत्पादकता ह्रास नियम रिकार्डो द्वारा वैज्ञानिक तथा अध्ययन पूर्ण तरीके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इसने अगला योगदान जो दिया वो ये दिया कि विभिन्न देशों में आज भी रिकार्डो के पत्र मुद्रा नियंत्रण और नियमन संबंधी विचारों को सरकारी मान्यता मिली हुई है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि रिकार्डो जो है वो एक व्यवहारिक विचारक है और उसके सिद्धांत उस दुनिया की यथार्थ समस्याओं से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं। उनके सिद्धांतों में आधुनिक समाजवाद के बहुत से सिद्धांतों के पथ प्रदर्शन का कार्य भी किया है उनके सिद्धांतों ने। तो ये सिद्धांत है किसके? ये सिद्धांत है डेविड रिकार्डो के, जो कि एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, व्यवहारवादी अर्थशास्त्री हैं, व्यवहारिक विचारक हैं। क्लियर? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ की है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो डेविड रिकार्डो जो है एडम स्मिथ की इन बातों से सहमत नहीं थे। कुछ बातों से जो एडम स्मिथ की कुछ बातों का विरोध करते हैं रिकार्डो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ का समर्थन करते तो कुछ का विरोध भी करते। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, इसीलिए मैंने उनका जिक्र किया। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं? जैसे मान लेते हैं आपको, अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं डेविड रिकार्डो का जो अतिरिक्त मूल्य है उसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखिए, अतिरिक्त मूल्य वो होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई मान लेते हैं एक बिस्किट बनाने में एक कंपनी है, तो कंपनी का जो मालिक है वो क्या करता है? एक बिस्कुट मान लेते फैक्ट्री है, अब बिस्कुट फैक्ट्री का मालिक है, उसने केवल पूंजी लगाई उसमें। उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, मान लेते एक बिस्किट की पैकेट बनाने में जो है 50 रुपए का काम हुआ। 50 रुपए जो है एक बिस्कुट बनाने में लगा, ठीक है। और वो बिस्किट की पैकेट जो है कितने रुपए में बिक रही है? 100 रुपए में मार्केट में बिक रही है, ठीक है। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ लेकिन फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। अब क्या होता है कि 25 रुपये इसमें क्या होता है? 25 रुपये ये फैक्ट्री का एक प्रकार से लगता है। 25 रुपये किसको मिलता है? 25 रुपये मिलता है मजदूर को, और ये 25 रुपये उसमें रॉ मटेरियल लगता है, जो मतलब कि माल होता है, कच्चा माल, उसके मिल करके फिर बिस्कुट का पैकेट तैयार होता है 50 रुपये में। मार्केट में कितने में बिकता है? मान लेते हैं 100 रुपये में बिकता है। उस पर कुछ टैक्स लगता होगा, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 100 रुपये में बिकता है, तो 50 रुपये यहाँ पर फाजिल मिल रहा है ना, 50 रुपये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसमें 25 रुपये का काम किसने किया? मजदूर ने किया। 25 रुपये मजदूर को मिल गया एक पैकेट के पीछे। 50 रुपये का काम किसने किया? 50 रुपये का काम किया किसने भाई? मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
बिना कुछ काम किए, किसका? मालिक का। यानी काम कर रहा है मजदूर और जो मुनाफा मिल रहा है किसको मिल रहा है? मालिक को मिल रहा है। मालिक के को क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा पहले से था, पूंजीपति वो था, उसने फैक्ट्री स्थापित करी, इसीलिए उसको फायदा मिल रहा है। तो ये अतिरिक्त मूल्य है 50 रुपया, जो मतलब कि 50 रुपये बनने में लगा और 100 रुपये में बिक रहा है। तो 100 रुपये में से अगर 50 घटाओगे तो 50 रुपया इसका फायदा हो रहा है। तो वही फायदा अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है, जो कि किसको मिलता है? पूंजीपतियों को मिलता है। इसी बात से जलन थी किसको? इसी बात को एक प्रकार से पूंजीपति के घोर विरोधी रहे कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है, तो यही अतिरिक्त मूल्य। तो पूंजीवादी प्रणाली यानी मजदूरी प्रणाली में श्रमिक को उसकी मजदूरी प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा उत्पादित वस्तु से पृथक कर दिया जाना एक मुख्य विशेषता होती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक को जो मजदूरी प्रदान की जाती है वह श्रमिक के वास्तविक मूल्य से कहीं कम होती है। जितने का उसने काम किया उससे बहुत कम उसको पैसा मिलता है। बाकी बिना कुछ काम किए जो मालिक होता है वो ऐसे पैसा सारा ले लेता है। श्रम के मूल्य का माप श्रम की वह मात्रा है जो वस्तुओं की उत्पादित करने में लगता है। वे वस्तुएं होती हैं जिनकी श्रमिक को उसकी मतलब उत्पादन शक्ति बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती है। और मार्क्स ने इस तथ्य को एक उदाहरण के द्वारा समझाया और अच्छे तरीके से बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक श्रम के स्थान पर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। मशीन में 1 घंटे संचालन के लिए 2 मन कोयले की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कोयले का मूल्य मानवीय श्रम की एक निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। संचालन व्यय को श्रम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को बताया। कुल मिलाकर के अगर देखें तो कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। उसमें कई आलोचनाएं इस तरीके से हुई, जैसे कि आधुनिक दृष्टिकोण से के अनुसार अगर देखें तो वस्तु की लागत में श्रम एकमात्र तत्व नहीं होता है। पूंजी को भी उत्पादन लागत में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है, जिस व्यक्ति ने रिस्क लिया है, ठीक है, उसका भी तो कुछ हक होता है, वो भी प्रॉफिट लेगा तभी करेगा ना। तो ये इसकी आलोचना हुई। दूसरी बात ये कहते हैं लोग कि श्रमिक का उत्पादन उसकी स्वयं की मजदूरी तथा उपभोग सामग्री से अधिक क्यों होगा, इस बात के लिए मार्क्स कोई भी नियम प्रस्तुत नहीं करते हैं। तीसरी बात ये कि मार्क्स की यह मान्यता है कि सभी श्रम समान होता है, उचित नहीं है ये बात, क्योंकि यह मतलब कि सभी काम एक जैसा नहीं होता ना, क्योंकि यह किसी भी श्रमिक की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितना काम करता है। इसके अलावा श्रम और मूल्य की धारणा को मार्क्स ने अपनी विशिष्ट व्याख्या के द्वारा अधिक पेचीदा बना दिया है। ठीक है, क्योंकि संवेदना उनके साथ जुड़ी थी मार्क्स के साथ। पांचवी बात यह कि मार्क्स ने अपने मूल्य के सिद्धांत में मांग, पूर्ति और दुर्लभता एवं उपयोगिता जैसे तत्वों को पूर्ण रूप से हटा ही दिया, जो कि आधुनिक मान्यता के अनुसार मूल्य निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से इनकी आलोचना होती है। अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण की तुलना में मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत और मूल्य के श्रम सिद्धांतों को राजनीतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी बताया है। तो इस तरीके से ये कई मामलों को लेकर के इनके जो है विचारों का खंडन होता है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का बड़ी आलोचना होती है। आगे देखेंगे, 7वां प्रश्न है, सिसमांडी की सुधार योजना क्या थी? सिसमांडी की सुधार योजना क्या थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सिसमांडी के सुधार योजना के बारे में बताएं। सिसमांडी की अगर बात की है तो सिसमांडी के विचारों को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे, औद्योगिक केंद्रीकरण से बहुत प्रभावित थे, इंग्लैंड की दशा, पूंजीवाद का प्रभाव, देश विदेश का भ्रमण, तत्कालीन विद्वानों का प्रभाव, इन सभी से प्रभावित थे जो है सिसमांडी के विचार। ठीक है, क्योंकि सिसमांडी का जीवन हलचल पूर्ण घटनाओं और महान विचारकों के बीच से गुजरा। फ्रांसीसी क्रांति हुई, नेपोलियन युद्ध हुए, तमाम सारे औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाना प्रणाली की बुराइयों और विभीषिकाओं को उन्होंने देखा, सिसमांडी ने उनका अनुभव किया, तो इनके विचार कहीं ना कहीं पे इन सभी चीज़ों से प्रभावित हुए। सिसमांडी की सुधार योजना क्या रही है, इसके बारे में पूछा गया है। सिसमांडी जो है दलितों का मसीहा कहा जाता है। क्या है? दलितों का मसीहा था सिसमांडी। उन्होंने दलितों के लिए उत्थान किया और कई सारे उपाय बताए। पहली बात तो सिसमांडी ने सुधार में बताया, सरकारी हस्तक्षेप का सुझाव दिया। सिसमांडी कहता है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की अपेक्षा सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में उसने मत दिया, कहा कि सरकारी पक्ष बहुत जरूरी है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को उसने नहीं माना। उसने कहा सिसमांडी ने कि सरकार को हस्तक्षेप करके श्रमिकों के काम के घंटों को नियंत्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रविवार की छुट्टी, शिशु श्रम को काम पर न रखना, बेकार श्रमिकों को पूंजीपतियों से जीवन निर्वाह भत्ता दिलवाना,
ये सब योजनाएं महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से सिसमांडी सामाजिक बीमा का जन्मदाता माना जाता है। दूसरी बात, मेहनत कश ही स्वामी हो, ये सिसमांडी कहता है। सिसमांडी कहता है कि सामाजिक बुरा मतलब इसके अनुसार सामाजिक बुराई का मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है ये सामाजिक बुराई है। इसके कारण पूंजीपतियों के बीच खाई पैदा हो जाती है। अतः स्वामी और सेवक के बीच का भेद मिटाया जाना चाहिए। वह कृषक स्वामित्व को स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि जो कृषक है, जो मजदूर है, वो स्वामी बने, जो मेहनत करे वही स्वामी होना चाहिए, इसका मानना था सिसमांडी का। इसके लिए उसने उस समय के विधायकों से इस प्रकार की योजना को लागू करने की बात भी कही थी, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका था सिसमांडी। तो जो मेहनत करेगा वो एक प्रकार से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो राजा का राजा अब लड़का, राजा का लड़का अब राजा नहीं होगा, जो मेहनत करेगा वो राजा होगा। सुपर 30 मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिएगा, बड़ी जबरदस्त मूवी है ऋतिक रोशन की, इसमें मोटिवेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वही बात ये भी सिसमांडी कहते हैं कि मेहनत कश ही स्वामी हो, मेहनत करने वाला ही स्वामी हो। तीसरी सुधार योजना की बात जो सिसमांडी करता है वो ये करता है कि निजी हित का महत्व। निजी हित की महत्व की बात मतलब सिसमांडी ने साम्यवाद को अस्वीकार किया था, क्योंकि वह निजी हित को सर्वाधिक महत्व देता है। निजी हित मतलब कि खुद का हित। उसने जो नियंत्रण और हस्तक्षेप की बात कही, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह निजी हित को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करता है। सत्य यह है कि वह निजी हित के अनियंत्रित प्रयोग को नियंत्रण में रखना चाहता है। निजी स्वामित्व हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लेकिन उस पर सरकार का नियंत्रण हो, ये चाहता है। सरकार का नियंत्रण कैसा हो, जनता के पक्ष में हो, ठीक है, मेहनती लोगों के पक्ष में हो, ऐसा सिसमांडी चाहता था। चौथी सुधार योजना इसकी ये है, लघु और कुटीर उद्योगों को महत्व दिया इसने। सिसमांडी कारखाना प्रणाली के दोषों से परिचित होने के कारण से लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के पक्षधर थे कि भाई छोटे छोटे जो मतलब कि कारखाने हैं उनको स्थापित किया जाए। महात्मा गांधी से विचार इनके बिल्कुल मिलते जुलते थे सिसमांडी के। बड़े उद्योगों में मानव श्रम की अपेक्षा मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने से चिंतित हुआ करता था सिसमांडी, बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए छोटे छोटे उद्योगों का समर्थन करता था ये। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही औद्योगिकरण की जो बुराइयां हैं वो कम होंगी, प्रदूषण भी कम होगा। ऐसी सारी बातें जो है ये सिसमांडी के सुधार योजना में शामिल है। पांचवा सुधार योजना इसकी ये है, नए नए आविष्कारों को धीरे धीरे किया जाना चाहिए। एक बैग अगर आविष्कार हो जाएंगे तो फिर ये इससे दिक्कत होगी, ये सिसमांडी मानता था। सिसमांडी आविष्कारों को एक सीमा तक स्वीकार करता है। उसने अपनी योजना में स्पष्ट किया था कि तेजी से अपनाए गए आविष्कारों का परिणाम बहुत बुरा होता है, भयानक होता है, क्योंकि ऐसे आविष्कार बेरोजगारी बहुत जल्दी उत्पन्न कर देते हैं और आर्थिक विषमता को जन्म देते हैं। आविष्कारों को धीरे धीरे अपनाया जाना चाहिए, इससे क्रमिक और आर्थिक विकास होगा और समाज को की धीमी प्रगति का पक्षधर जो है अगर बताएं तो सिसमांडी एक शब्द में तो वो धीमी विकास के पक्षधर था, तीव्र गति के विकास का घोर विरोधी था, ठीक है। तो ये था सिसमांडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जॉन लॉक के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। जॉन लॉक की अगर बात की जाए तो बहुत जबरदस्त विद्वान है जॉन लॉक। सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं जॉन लॉक, बहुत फेमस सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, राज की उत्पत्ति का है। ये जॉन लॉक अर्थशास्त्री से ज़्यादा, अर्थशास्त्री तो ये बाद में है, पहले दार्शनिक हैं जॉन लॉक, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इनके आर्थिक विचार भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको अर्थशास्त्र में भी पढ़ा जाता है। जॉन लॉक का जन्म हुआ था वैसे तो 1632 ईस्वी में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, रिगटन नामक स्थान पर। रिगटन नाम का स्थान है, वहीं पर जन्म होता है यूनाइटेड किंगडम में। 1740 ईस्वी में वह इस दुनिया से चले गए जॉन लॉक। जॉन लॉक के आर्थिक विचारों की बात करें तो कई सारे आर्थिक विचार इनके हैं। पहला तो इन्होंने प्राकृतिक नियम की बात करी। प्राकृतिक नियम के मतलब क्या, जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, उससे पहले भी कुछ नियम कायदे थे। कैसे नियम थे? जॉन लॉक प्राकृतिक व्यवस्था का समर्थक था। उसके अनुसार विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए अपने प्राकृतिक नियम थे। प्राकृतिक व्यवस्था में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था पहले। इसमें सभी व्यक्ति समान रूप से था, सभी व्यक्ति स्वतंत्र था। लॉक ने लोगों के 3 अधिकारों का उल्लेख किया प्राकृतिक संरचना से रिलेटेड। पहला अधिकार जीवन का अधिकार, हर व्यक्ति जीने का अधिकारी था। दूसरी बात, हर व्यक्ति स्वतंत्र था और हर व्यक्ति पर संपत्ति का पूरा अधिकार था। तो ये 3 अधिकार जो है ये व्यक्ति को प्राकृतिक संरचना में, प्राकृतिक नियम में मिले थे। जॉन लॉक के अनुसार ये तीनों अधिकार मनुष्य के परंपरागत मौलिक अधिकार हैं और ये उस व्यक्ति से इन तीनों अधिकारों से कोई छीन नहीं सकता था प्राकृतिक अवस्था में।
तो ये तो पहली सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत उसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात की है तो जॉन लॉक प्राकृतिक संरचना की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते का विचार देता है। और इस सामाजिक अनुबंधन के संबंध में जॉन लॉक कई बातों को कहता है कि सामाजिक समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। एक बार समझौता हो जाने पर यह समाप्त नहीं होता है। तो तीसरी बात, सामाजिक समझौते को प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी देश व सरकार में या सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता है, लेकिन सामाजिक अनुबंध ही उसे संयमित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। जो सामाजिक नियम कायदे होते हैं वो। चौथी बात ये कहता है कि सामाजिक समझौते के द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था समाप्त होती है, लेकिन प्राकृतिक नियम बने रहते हैं। इसके अलावा सामाजिक समझौते राज्य के निर्माण का रास्ता साफ करता है और राज्य का निर्माण होता है, क्योंकि राज्य के निर्माण के पहले प्राकृतिक नियम होते हैं और सभी लोग इकट्ठा होकर के समझौता करते हैं। उसके बाद में नियम कायदे बनाते हैं। वो नियम कायदे प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं। प्रकृति के द्वारा एक प्रतिनिधि होता है जो कि यहाँ पर राजा बनता है और वो सारा सिस्टम चलाता है। क्लियर। तीसरी बात जो इसने कही, जॉन लॉक ने व्यक्तिगत संपत्ति पर इसने अपने विचार दिए। जॉन लॉक ने कहा कि सभी मनुष्य प्रकृति के हिसाब से बराबर होते हैं, उन सभी में अवसर की समानता और स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी व्यक्ति मेहनत के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन कर सकता है और यह उसका प्राकृतिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करके अपनी संपत्ति को बढ़ावा दे सकता है, अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर सकता है। ठीक है। चौथी बात उसने कही, श्रम संबंधी विचार अपने दिए जॉन लॉक ने। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का श्रम उसकी निजी संपत्ति होती है। श्रम मतलब कि आप कितना काम करेंगे ये आप पर डिपेंड है, इसको आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ये प्रकृति ने आपको दे रखा है, उसका आपका निजी संपत्ति है श्रम। और अन्य संपत्ति की तरह वह अपने श्रम को बेच सकता है। किसी कोई भी व्यक्ति बेचने के बाद श्रम पर जो अधिकार है वो खरीदने वाले का हो जाता है। श्रमिक श्रम का उचित मूल्य पाने का अधिकारी होता है। यानी कि आप अगर चाहें तो अपने आप को बेच करके, यानी अपने श्रम को बेच दे कि भाई हम आपके यहाँ काम करेंगे, आप हमको इतना पैसे दे दीजिए, तो ये होगा श्रम का बेचना। तो श्रम संबंधी विचार इसके ये थे जॉन लॉक के। इसके अलावा व्यक्तिवाद पर इसने विचार दिया। जॉन लॉक व्यक्तिवादी था, व्यक्तिवाद का घोर समर्थक था। और इसने कहा कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति से होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कही कि व्यक्ति के अधिकारों को राज्य के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। तीसरी बात कही कि शासक राज्य के व्यक्तियों के प्रतिनिधि मात्र हैं और उनके पास केवल उतने ही अधिकार हैं जितने जनता ने उनको दिए हैं। ठीक है। अगली बात कहता है कि यदि शासक जनता के अधिकारों का हनन करता है तो जनता शासक के खिलाफ क्रांति करेगी और शासक को वहां से उसकी गद्दी से हटा देगी, दूसरे शासक को बनाएगी। व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी छूट होती थी। छठी बात जो ये कहता है वो मुद्रा को लेकर के बताता है। जॉन लॉक मुद्रा को केवल विनिमय का साधन मानते हैं, क्योंकि यह स्वयं में उत्पादक नहीं होती मुद्रा। जॉन लॉक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, मुद्रा को कम महत्व देता है। इसके अलावा जॉन लॉक विदेशी व्यापार के बारे में तर्क भी देता है। जॉन लॉक विदेशी व्यापार का समर्थक हुआ करता है, वो समर्थन करता है विदेशी व्यापार का। उसके अनुसार विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का मुख्य घटक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है तो विदेशी व्यापार करना बहुत जरूरी है, लेकिन विदेशी व्यापार अपने अनुकूल होना चाहिए, दूसरे देश के अनुकूल नहीं होना चाहिए। इस बात पर भी फोकस करता है जॉन लॉक। तो ये जॉन लॉक के कुछ आर्थिक विचार हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल 2 प्रश्न आपको करने यहाँ से खंडसा से 450 या 5 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, सुम्पीटर के व्यापार चक्र के नव परिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, आपकी सीरीज में मिल जाएगा, प्रश्न पढ़ डालिएगा। अगला प्रश्न है, जेबीसी के व्यापार मतलब बाजार के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेबीसी के बाजार नियम की व्याख्या आप जो है आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कीन्स के रोजगार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के यदि मतलब चूंकि आप राम मनोहर लोहिया का पेपर अगर देने जा रहे हैं तो आप राम मनोहर लोहिया के विचार को जरूर पढ़ लीजिएगा, आर्थिक विचार, क्योंकि राम मनोहर लोहिया भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लोहिया के विचारों को आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है लोहिया जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा और परखा, बहुत सारे विद्वानों के आर्थिक विचारों के बारे में समझा। मैंने आपको बताया, बहुत ही बारीकी के साथ हर चीज़ को समझाया। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था, 23 मार्च को हुआ था। भारत के सबसे मौलिक और आत्मचिंतनशील विचारकों में से एक माने जाते हैं, कर्मठ व्यक्ति माने जाते हैं ये। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे,
10 साल की उम्र में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और व्यवहार में सौम्य थे, एक ढीठ और सरल रूप धारण करते थे। ये मानवतावाद और करुणा के गुण इनमें बहुत विद्यमान थे। कर्तव्य मतलब कर्मठ व्यक्ति थे। पूंजीवाद, समाजवाद, मशीनों के उपयोग, औद्योगिकरण, समानता, विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों, स्थानीय सरकारों, इन सभी पर राम मनोहर लोहिया ने अपने स्पष्ट विचार दिए। तो पूंजीवाद के बारे में लोहिया ने महसूस किया कि पूंजीवादी विकास जो लाभ के उद्देश्य पर आधारित है, औपनिवेशिक या नौ औपनिवेशिक शोषण के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि विकसित देशों में संकट मांग से संबंधित है और विकासशील देशों में क्रय शक्ति की कमी के कारण है। और इसीलिए पूंजीवादी देश आंतरिक उपनिवेश बनाने और श्रम का शोषण करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों को भी नष्ट करते हैं और असमान विनिमय के तंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लोहिया की दृष्टि में साम्राज्यवाद पूंजीवाद का प्रथम चरण माना जाता है। दरअसल दोनों एक साथ बढ़े हैं ऐसा मानते हैं लोहिया जी। तो लोहिया के कई सारे आर्थिक विचार हैं, चर्चा कर देंगे, तो इस तरीके से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, लोहिया ने सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों की अवधारणा का गठन किया। 7 क्रांतियां कौन कौन सी लोहिया की जान लीजिए, एक बार प्रश्न पूछा सकता है। पहला तो हिंसक क्रांतियों के खिलाफ सविनय अवज्ञा, दूसरा आर्थिक समानता, तीसरा जातियों का उन्मूलन, चौथा महिलाओं की मुक्ति, पांचवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, छठवां रंग भेद का अंत, और सातवां जो है वो व्यक्ति के विचार स्वतंत्रता। ये 7 क्रांतियों की बात राम मनोहर लोहिया कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बढ़ने के लिए, मतलब हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।